बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज का जो हम सबसे अहम मौजू है, जो कि हमारा पसंदीदा मौजू है, वो इक़्तिदार की कशमकश है। जो पावर टसल होती है पाकिस्तान के अंदर, उसके हम स्टूडेंट हैं। और इस पर जो हमारी सबसे पहली किताब जो है वो सियासतदानों में और जनरलों में इक़्तिदार की कशमकश, ये 1993 में शाये हुई है। उसमें बुनियादी तौर पर जब मैं बाहर से आया, अव्वल तो ये है कि बुनियादी तौर पर मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी क़ुर्बत रही और मेरी तरबियत जो हुई है वो ब्यूरोक्रेसी ने मेरी तरबियत की। इत्तेफाक से ये हुआ कि जितने भी मैं जहाँ पर मैं स्टूडेंट लीडर था हैदराबाद सिंध में, जितने भी डिप्टी कमिश्नर आए, जैसे सैयद नुसरत हसन साहब आए, वो 12 साल की उम्र में मैंने उनको ख़त लिखा कि मेरा नाम नुसरत है और आपको भी नुसरत हुसैन है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये जो किताब है सियासतदानों और जनरलों में इक़्तिदार की कशमकश, ये आप देख रहे हैं, आपने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। ये 1993 में मैंने शाये की और इसमें मैंने ये जो इक़्तिदार की जो कशमकश है उसको मैंने बयान कर दिया है और उसके पहलुओं को। उसकी वजह ये बुनियाद मैं आपसे इसलिए आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये इक़्तिदार की कशमकश जो है शुरू हो गई थी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वफ़ात के बाद में इतनी कद्दावर शख्सियत थी, वो इतना घनावर दरख्त है कि उनके नीचे कोई बड़ी शख्सियत नहीं पल सकती थी। फिर दूसरी बड़ी शख्सियत जो थी लियाकत अली ख़ान थी, उनको फिर इन्होंने अमरीकनों ने और फिर यहाँ के जो यहाँ के चौधरीज़ थे या जो टोडीज़ थे, उन्होंने उनको शहीद कर दिया। ये एक अलग कहानी है जो हम कल बयान करेंगे। और उसके अंदर फिर बहुत से इदारे शामिल थे, अमेरिकन शामिल थे, और उसमें ये बात थी कि ख़ुद जो है जो सहनी थे, जो इजरायली थे, वो जो कोई बड़ी जो उनका इदारा था वो शामिल थे, जिनको एक जैसे आप कहें कि बेचारे किसी को मासूम को और किसी अपना घर बार भी जो है पाकिस्तान के लिए इसने न्यौछावर कर दिया हो और सारा घर भी वहाँ दे दिया है उसके अंदर, तो वो भी अगर वो इतना बड़ा आदमी था। और यानी आप समझ लीजिए कि गरीब आदमी जिसे आप कहें, उस आदमी को यहाँ पर इन लोगों ने मार दिया। यहाँ पर किसी कदर नहीं। अब जैसे डॉक्टर कदीर है, डॉक्टर कदीर ने आपको बनाया, लेकिन आज कोई भी आदमी उनकी जनाजे में नहीं गया। तो इससे एक बहुत बड़ा दिल शिकनी हुई है एक बहुत बड़ी बिरादरी की, जो फिर एक नतीजा किसी वक्त में भी ये निकलेगा और बहुत तबाहकुन होगा। ये मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है वो ये बात हुई, तो मेरी जो तरबियत हुई वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से हुई। मैं ब्यूरोक्रेसी के तमाम दाव पे जाते हैं। तो पहला जो हिस्सा था इक़्तिदारी कशमकश का, वो सियासतदानों के बारे में ये तस्वुर किया जाता था कि वो शरीफ लोग थे। अब जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन आया वो बहुत शरीफ आदमी था। वो मैंने जो पावर है वो उसको चलाना नहीं आता था, उनको हुकूमत चलानी नहीं आती थी। वो अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे, लेकिन हुक्मरानी को नहीं चला सकते। तो फिर क्या हुआ? ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो कि कागज़ पे काम करती थी, वो समरी बनाना जानती थी, वो अंग्रेज़ी लिखना जानती थी, ये सब नवाबीन थे। ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे, लेकिन ये कि वो ब्यूरोक्रेसी का, जो कि अंग्रेज़ों की ब्यूरोक्रेसी थी, उनका ये मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो पहले तो ये लोग आ गए, हुक्मरान हो गए। आप याद करें कि ग़ुलाम मोहम्मद से लेकर इस्कंदर मिर्ज़ा तक ये सब लोग हुक्मरान होते चले गए। और फिर बाद में आपको देखें मौलाना तमीज़ुद्दीन का क्या हाल किया, सब कुछ आप सूरत हाल आपके सबके सामने। इसके बाद में जब ये देखा अयूब ख़ान पहले से ही जो है वो इसके बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि इक़्तिदार के भूखे थे। उन्होंने ये देखा कि जब इन लोगों के पास कोई ताकत नहीं है तो ये इक़्तिदार में रह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी रह सकती है जो सियासी नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए से चलाती है, कलम के ज़रिए से मुल्क चलाती है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? तो फिर अयूब साहब ने पहला माशाल्लाह लगा दिया 1958 में। और इसके बाद में वो मैंने 10 साल तो हुक्मरानी कर, अगरचे उन्होंने हुक्मरानी के दौरान में अपने बहुत से अच्छे काम किए और बहुत से गलत काम भी किए, लेकिन अच्छे जो काम किए थे फिर वो अमेरिकनों ने इसमें मदाखलत की। और उनको जब उन्होंने फ्रेंड नॉट मास्टर कहा तो अमेरिकनों ने वहाँ से मदाखलत आपकी शुरू, अमरीकी पहले दिन से मदाखलत करें। हुसैन शहीद सैयद वर्दी, मोहम्मद अली बोगरा, सब उनकी सिफारिश पर यहाँ पर वज़ीर आज़म बनते रहे। और फिर बाद में भी जो लोग आए, बहुत से लोग जो आए वो भी उनके कहने पे बनते रहे।
अब ये हुआ है कि नवाज शरीफ के दौरान में भी, क्योंकि हम जब रहे उस ज़माने में जनरल जब भुट्टो साहब को निकाला, जब अयूब साहब को निकाला तो भी अमेरिकन थे। वो शहाबनामे में किताब में मौजूद है कि नाज़रीन कराम के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अयूब कुत्ता हाय हाय के जो नारे लगते थे, उसके बाद में पूरे मुल्क के अंदर एक बगावत का समा था, सिवाय हैदराबाद के, जहाँ पर हमने 1 लाख आदमियों का जुलूस निकाला था उसके हक़ में, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारे आदमी को हम निकाल सकते हैं लेकिन अमेरिका के कहने पे हम नहीं निकालेंगे। तो उस वक्त हमें समझ में आ गई, सिर्फ हैदराबादियों को समझ में आई थी, हैदराबाद सिंध के लोगों को, वो भी उर्दू स्पीकिंग को। उस वक्त सिंधी जो थे, जो बड़े लीडर तो थे, लेकिन ये कि स्टूडेंट लीडर नहीं थे कोई भी सिवाय हमारे। तो अब इसके बाद में तो ये बात ये हुई, तो शहाबनामे में ये देखा कि जब अयूब साहब को निकालने का ज़माना था तो उस वक्त में चंद अमरीकी सहाफ़ी एक डुल्ले की शक्ल में एक पार्टी में मौजूद थे। तो शाह साहब जो है उनके पास गए, उन्होंने कहा कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा इक़्तिदार की तब्दीली आ रही है, तो अब इस वक्त अमरीकी सफ़ीर क्या लेने गया अमेरिका? तो उसने कहा क्यों नहीं, जब इक़्तिदार की तब्दीली हो, जब इक़्तिदार किसी को और को मुंतकिल होना हो तो वो मशवरे करने गया ना कि किसको बनाया जाए। तो ये उससे क्लियर कट शहाबनामे को आप पढ़ लें, उससे क्लियर कट पता चलता है कि ये इक़्तिदार जो है वो अमेरिकन मुदाखलत करते रहे और याहिया को लाए, जनरल याहिया को, जिसने फिर मुल्क के 2 लख्त किए। और फिर वो अब तो साबित हो गया ना कि नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि 2062 में जब ये रहबर 1 और रहबर 2 जब हमने जो रॉकेट छोड़े थे, उसके बाद में ये अमेरिकनों के सफ़ीर का ये कहना था कि अगर ये 20 साल तक इस तरह रहे तो ये लोग सुपर पावर बन जाएंगे, ये एक किस्म की बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो लिखा अमेरिकी सदर ने फिक्स इट। तो 65 की जंग जो हुई और फिर जो अयूब साहब के साथ में जो मुजाहरा हुआ, सब के सब जो है वो अमेरिका की चाल थी। इसके बाद में अयूब साहब को हटाकर फिर भुट्टो को लाए, तो भुट्टो साहब ने जब एटम बम बना लिया तो फिर ज़िया-उल हक के ज़रिए से उसको हटा दिया गया। फिर ज़िया-उल हक के साथ में ये हुआ कि ज़िया-उल हक ने जब अफ़गानिस्तान से ये लोग निकल गए, 84 में हम ज़रूर एटम बम बना लिया हमने, लेकिन वो अब ये अजीब बात यह है कि जिस आदमी ने जिस फ़ौज के लिए एटम बम बनाया था, भुट्टो साहब ने और कदीर खान ने, अगर भुट्टो साहब नहीं होते तो कदीर खान को इतनी पावर नहीं मिलती, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। उनकी वजह से वो 84 में हम बन गया और उस वक्त ज़िया-उल हक ने उनका माथा चूमा कदीर खान का, और हम एटमी ताकत 84 में बन चुके थे। और 84 में फिर हमें बुला कर अमेरिकी सफारत खाने में दिया जाता था, ग्रीन क्रिसेंट, रेड क्रिसेंट बनाते थे कि साहब मैंने मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक जो है एक वो पूरा बाह है, तो उसमें अब पाकिस्तान एक छतरी बनेगा, एटमी सारे मुसलमानों की ताकत बन जाएगा। वो मज़ामीन आज तक मेरे पास महफूज है जो कि उस वक्त अमेरिका ने हमें दिए थे। अब इसके बाद में फिर जब इन्होंने जब चले गए यहाँ से, तो फिर ज़िया-उल हक से हमारी दोस्ती हो गई और हमसे उन्होंने कहा कि ये बताओ कि जनेवा में क्या फ़ैसला हुआ है, जो कि जनेजो साहब हमारे साथ नहीं थे उस वक्त। जनेजो साहब और ज़ैन नूरानी पाकिस्तान से उस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट हमारे साथ में दुश्मनी कर रहे थे, और अब गद्दारी के ज़ुमरे में तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहरहाल वो ज़िया-उल हक के साथ नहीं थे और पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे। तो ज़िया-उल हक बार बार पूछते थे कि जनेवा में क्या हुआ। जनेवा में रूस और अमेरिका के दरमियान में मुज़ाकरात हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ज़िया-उल हक को रास्ते से हटा दिया जाए, उनका प्लेन गिरा दिया गया। तो इस तरह से ज़िया-उल हक को किया। इसके बाद में जो मामलात हुए, तो मैं उस बात का गवाह हूँ बहुत सी बात में कि जब वो 98 में जब इस वक्त ज़िया-उल हक जब परवेज़ मुशर्रफ और इनके दरमियान में जब तनाज़ा हुआ नवाज शरीफ के दरमियान में, तो ये अमेरिका ने इन दोनों के दरमियान में तनाज़ा कराया। मिर्ज़ा साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो उससे मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, मेरे कॉलम भी गवाह हैं इस बात के, और उनका एडिटोरियल भी गवाह है। मजीद निज़ामी साहब मरहूम जो चीफ़ एडिटर थे नवाब वक्त के, वो ये कहा करते थे कि अमेरिका इनके दरमियान में लड़ाई करा रहा है, दोनों तरफ से गलती कर रहे थे। अब जो मैं यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि वो अभी तक मामला जारी सारी है। जब से इमरान खान आए हैं, इन्होंने अपने आप को
एक अपने आप को बावकार तौर पर पाकिस्तान को आज़ाद मुमलकत बनाने की कोशिश की है, तो उनको सज़ा के मरहले से गुजारना था। तो ये जो मामला होता है किसी जो मेरे फ़ौज के दरमियान में और सियासी लीडरशिप के दरमियान में जो लड़ाई करानी होती है, ये अमेरिका कराता है। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो बार बार आके अमेरिकी मिल रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उनसे यही कह रहे हैं कि ये आप मार्शल लगा दो। अब मार्शल नहीं लग सकता तो कुछ और काम कर लो। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये DGISI का जब केस हुआ है, तो इसमें बाजवा साहब को ये चाहिए नहीं चाहिए था कि वो आपस में मशवरा कर लेते? क्यों अलग से ऐलान कर दिया आपने? भाई आप आपस में मशवरा कर लेते, वो कौन सा आपकी बात को मना करता? इसमें इतनी ताकत कहाँ थी कि वो मना करता? ज़्यादातर यही कह सकता था कि आप इसको दिसंबर तक रहने दें, या जो कह रहा था कि मार्च तक रहने दें। तो अब तो लड़ाई हो गई है। अब कोई भी आदमी ये कहे कि लड़ाई नहीं है, ये नामुमकिन बात है। लड़ाई तो हो गई है, जो रिफ्ट है वो आ चुकी है। अब ये जाकर किसी एक फ़ैसले पर मुंतज होगी। अगर फर्ज करो इस वक्त वो फैसला नहीं हुआ, तो वो सूरत हाल यही होगी कि भाई एक, जैसे जब भुट्टो के ज़माने में कहा जाता था कि एक कब्र है और दो आदमी हैं, तो उसमें एक को जाना है, एक को रहना। मैंने ये सारे सियासत देखी है, और अयूब साहब के बाद में मैं फिर कभी भी अमेरिका का अलाकार नहीं बना। मैं तो उस वक्त भी अमेरिका का अलाकार नहीं बना, लेकिन बहुत से लोग आप इस वक्त दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं जो कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि अयूब को हमने निकाला। अच्छा, अब हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से ये बेहतर हालत में आया है। आप एक तो 2 बातें करने, CPEC को नहीं छोड़ें जी, और अमेरिका पे कभी भरोसा मत करें। दूसरी बात यह है कि ये आपको फ़ौज को अपनी मुल्क की फ़ौज बनानी चाहिए, आपको अमेरिका की फ़ौज नहीं बनानी चाहिए। आप देखिए, फ़ौज का एक टेंडेंसी ये है, जो बरतानिया की फ़ौज यहाँ पे थी, वो कभी भी वो वायसराय की हुक्म की ताबे नहीं होती थी। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं कि जो यहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके ताबे नहीं होती, आप ताबे हो जाएं। अब ये बात है, इमरान खान की तमाम खामियों के बावजूद उसकी ईमानदारी तो अपनी जगह पर मुसल्लम है। या नहीं भी होते हैं, या उसकी गलतियाँ कर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उसकी ये है कि वो PTI कोई शहीद वहीद बनना नहीं चाहती। ये जो बात आप सोच रहे हैं, जो लोग बहुत से लोग सोच रहे हैं, शहीद वहीद नहीं बनना चाहती। वो ठोटका नहीं, वो शहीद बनी भाई, ये गायब हो जाएगा। इसके पास पार्टी कहाँ है? इसके पास पार्टी कोई नहीं है। ये तो पार्टी तो चला रही थी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट चला रही थी, इसको ज़बरदस्ती वोट दिए। लेकिन अब उनको एहसास हो गया कि वो पार्टी हैं, वो लीडर हैं, उनके साथ एक रूहानी ताकत है जो उनको अच्छा बुरा बता देती है पहले से। नहीं, देखिए, वो बेकार की बात है। वो रूहानी ताकत ये रूहानी ताकत जो होती है एक हद से ज़्यादा काम नहीं आती है। देखिए, ये इक़्तिदार की कशमकश, यार तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊँ मैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन से बढ़कर कोई रूहानी ताकत हो सकती है? या कोई बात करें आप, जहाँ हज़रत अली का बेटा रसूल अकरम का नवासे को लोग बाग किरदार के लिए शहीद कर देते हैं, और बेदर्दी से शहीद करते हैं जालिम लोग। तो ये बात आप छोड़ दें, क्या रूहानी ताकत होगी उस बेचारी गरीब की? उसकी फिलहाल तो है, देखें कुछ भी नहीं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है निकाल लेते हैं। ये वक्त की ज़रूरत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को इनसे जान छुड़ानी थी जो पैसे बना रहे थे, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया। बट दैट्स इट। ये सारी पनीरी है फ़ौज की। ये कौन एक आदमी बता दे? जुल्फ़िकार भुट्टो की हम तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह खड़ा हुआ है अयूब साहब, दिखा दे तस्वीर। भाई, आप जो दानाई है, जो थिंक टैंक्स हैं, वो सिर्फ जो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, आपके पास नहीं है। सियासी जमातों ने जमातों के पास कोई थिंक टैंक नहीं बनाया है। ही नहीं। अब आप नवाज शरीफ ये चाहता है, ये बात समझकर वो कहता है मैं बादशाहत कायम कर लूँ। और भाई, अगर बादशाहत काम करना चाहते हैं तो फिर तो बादशाहत का तो हक मुगलों का है जी, क्योंकि हमारे से बादशाह चीनी थी, तो हमें और हमारी आबादी भी 5 करोड़ है, 1/4 है इसकी जी। तो बादशाह के ख्याल आप छोड़ दें, फॉर देन देयर विल बी अनदर फाइट। आप भूल जाएंगे पंजाब के अंदर कितने मुगल हैं, वो सब के सब बाहर निकल आएंगे। हम अब ऐलान कर देंगे साहब हम लोगों के बादशाह हैं। देखिए, ये तो मुल्क जमहूरियत से बना है भाई, वोट से बना है, कायद-ए-आज़म के वोट से बना है। तो यहाँ पर बादशाह कोई नहीं। हम तो कोई ख्वाब नहीं देख रहे, ख्वाब नवाज शरीफ देख रहा है, गलत देख रहा है। वो जो कुछ भी आपका साथ दे रहे गुजरात वाले एक भी साथ नहीं देगा मुगल, जिस वक्त हमने अगर नारा लगा दिया मुगलों का। बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरे साहब, ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ 3-4 दिन तो इस पे पर्दा डालने की कोशिश की गई। नहीं, 3 दिन 6 दिन हो गए भाई साहब। ये पूरा हफ्ता ही गुजर गया तकरीबन। आप इसमें क्या हर्ज था? मैं पूछना चाहता हूँ।
क्या हर्ज था कि इससे मशवरा कर लिया जाता। अब ये तो उन्होंने अमेरिकनों ने, इसका मतलब ये इसके पीछे मुकम्मल एक प्लान मौजूद है। अब कितने भी लिपापोती आप करें, प्लान तो मौजूद है, आप देयर विल बी समथिंग। और आज कल के गुज़िश्ता कल मुलाकात भी हुई है, दोहराना दिया गया है। मैं सॉल्व हो जाएगा दैन, बट दिस इज नॉट द एंड, दिस गेम शुरू हो गया है। जब भी उस वक्त भी मैंने लिखा था नवाज शरीफ को, मैंने आप हैरान होंगे नाज़रीन कराम, मैंने नवाज शरीफ साहब को 25 जुलाई 1999 को ये बता दिया था कि अक्टूबर में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब से पूछ लें कि मेरी और उनके गवर्नर हाउस में कोई 1.5 घंटे के बाद मुलाकात हुई है और रिपोर्टेड है इन जंग। तकरीबन 3 माह पहले उनको बता दिया था आपने, 2.5 माह पहले, 3 माह पहले नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि फिर क्या हाल है। मैंने कहा भाई इनसे बात कर ली जाए और उसमें हम कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है, अक्टूबर में हम नहीं होंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं चला गया तो वहाँ पर ये जो गोल्डन जुबली थी चाइना की जी, लेकिन मैं इस बयान में नहीं जाना चाहता हूँ। और मैंने गोल्डन जुबली उनको 1 यकूम अक्टूबर को होती है, 30 सितंबर अक्टूबर में होती है, तो हम तो वहाँ चले गए। साथ साथ में इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, ज्वाइंट स्टाफ कमेटी भी बना दिया। मैंने उसी वक्त मेरे पास ही आया अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब के साहब, उन्हें वो चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी बना दिया। मैंने खेल ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ गए। ये बात आपसे मैं कर रहा हूँ यकूम को रात को मेरे पास आया, 2 की रात को आया, यकूम गुजर गया था, यकूम अक्टूबर गुजर गया था, मैंने खेल ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ इज़ गॉन। अब मैं नवाज शरीफ का मुशीर हूँ, मैं नवाज शरीफ इज़ गॉन। और आलम यह था कि जिस वक्त हम वहाँ गए हैं, वो जो वहाँ पर जो सफ़ीर था वो नवाज शरीफ की बुराइयाँ कर रहा था, मैं उनका मुशीर बैठा हुआ हूँ। और वो मुझे फिर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी और दूसरे लोग मुझे मेरी वजह से उनकी हिमायत करने लगे। मैंने उनको चुप कर दिया, मैंने करे दो इसको। रास्ते में जब आए तो मुशाहिद गवाह है, ये गवाह है अपना जो हमारा दोस्त जो है, जो आजकल इनका वो बना हुआ है बीबी का जो उस्ताद मोहतरम परवेज़ रशीद साहब, ये पीटीआई के ज़माने में चेयरमैन था। तो हम लोग तीनों खड़े होकर बात कर रहे हैं प्लेन के अंदर, फर्स्ट क्लास में और इकोनॉमी क्लास के बीच में हम खड़े होकर, एक जगह होती है, हमने में कहा भाई नीचे उतरो, सब के सब गिरफ्तार होंगे। मुशाहिद से कह रहा हूँ, मुशाहिद का वैसे दम निकलता है। तो खैर अब वो उसके बाद आए तो 6 अक्टूबर को यहाँ धमाका हो गया काला पुल पर, इसका फ़ोन आया, उसके बाद से ये बिल्कुल गायब हो गया। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अभी ये बात ज़रा तफसील से चली गई है, लेकिन मैं इसको बात को यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब ये वाक़यात होते हैं, ये अमेरिकन कराते हैं, तो मेरी इंतहाई अदब से गुजारिश है मेरे मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत बर्दाश्त करने वाले आदमी हैं। आपने नवाज शरीफ से भी निभाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नवाज शरीफ ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन आप इसके साथ में निभा लो। आप इसकी बात को अगर कोई मान सकते हो तो मान लो। आप जब ने डॉन लीग भी तो आपने वापस की थी ना, वापस की थी, इस वक्त भी आप कुछ कर लो, निभा कर लो और मामले को ख़त्म कर दो और अमेरिका के चक्कर में मत आओ। मुल्क इंतशार का शिकार हो जाएगा, मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये बात भी अलग है कि भाई इनको भी चाहिए कि आप ये जनरल फैज़ हमीद साहब को जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ बनाना चाहते हैं, देखिए अभी वो इनका 14वां नंबर है लिस्ट में, जनरल फैज़ हमीद का जी। और जब वो रिटायर होंगे 2 नवंबर 2022 को, उस वक्त वो 4थे नंबर पे होंगे। तो आप फिर 4थे नंबर को फिर बनाएंगे क्या? तो फिर बाद फौज में तो पहले बहुत नाराज़गी हो रही है कि साहब ये इनको जो दिया है एक्सटेंशन जब दी गई है, तो उसमें बहुत सारे आदमियों को, इतने सीनियर आदमी रिटायर हुए हैं जिसको नहीं होने चाहिए, जिनका हक था जी। अब आप 14 आदमियों का हक मार रहे हैं। इस वक्त ये जनरल फैज़ हमीद का 14 नवंबर है इस वक्त, और उस वक्त जब रिटायर होंगे उस वक्त 4था नंबर होगा। जब लिस्ट जाएगी इनके पास तो 4थे नंबर पर होंगे फैज़ हमीद साहब। तो अगर आप उनको बनाना चाहते हैं तो फिर वो 3 आदमी क्या करेंगे आप? अब इससे उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल इमरान साहब, आप ये क्या खेल खेल रहे हैं? और फिर एक चीज़ तय कर दें कानूनी तौर पे कि जिसकी म्याद ख़त्म हो वो घर जाए, दूसरा जो है वो भी काबिल होता है। यही होना चाहिए, दूसरा भी काबिल है, वो भी तजुर्बेकार है। अब भी जो ये जवाब पेश कर रहे हैं, अब इसमें अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर ये फैसला कर दिया जनरल फैज़ हमीद साहब का,
तो जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी साहब बनने के लिए एक कोर तो कमांड करनी पड़ेगी ना हर हाल में। जी, तो पेशावर की कोर की तो कोर तो फिर तो वो उसे अब ये कम से कम उन्हें 1 साल तो देना कि कोर कमांड कर ले। जी, इस लिहाज से तो मैंने जनरल कमर बाजवा सही है तो एक साल दे रहे हैं उन्हें कबा। जी, तो जब वो रिटायर होंगे चौथे नंबर पर आएंगे तो उस वक्त आप टिक लगा लेना, और अगर आप आ जाते तो। दे भी रहे हैं, अच्छा मतलब अहम इलाका, क्योंकि वो इलाका हम दे रहे हैं और वो इलाका अच्छा है। अफगानिस्तान अब ये के मामला मसला ये है कि देखिए जो कुछ भी गड़बड़ होती है, एक तो अहम बात बता रहा हूँ आपसे, आईबी जो है एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है जिसको लोग बाग नज़रअंदाज करते हैं, सब आईएसआई कहते रहते हैं जी, लेकिन आईएसआई पर भी नज़र रखती है, उसके भी बहुत सारे रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होते हैं। वो चूँकि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देते हैं इसलिए वो डायरेक्ट पुलिस की रिपोर्ट है ना, तो पुलिस वाले तो क्योंकि वो तो घर के भेदी है ना, आपके हर घर में बैठा हुआ पुलिस का बंदा। जी, और आप यकीन मान लीजिए जब 92 का ऑपरेशन हुआ तो मैं हैरान रह गया कि ये इनके पास ये तो कोई खबर ही नहीं होती। अब मेरे पास तो सारे जो मैसेज तो मेरे लगाए हुए थे कराची में, और मुझे बताते थे साहब सारे जितने भी एमआई के हैं, आईएसआई के हैं और दूसरे एजेंसी के हैं, सारे सारे हमारे आदमी जो सिर्फ स्पेशल ब्रांच का बंदा होता है उससे आकर वो जो रिपोर्ट बनाता है उसी कापी कर लेते हैं। वो कापी जाती है सीधी की सीधी, मैं एक कापी सारे के पास जाती है, कोर कमांडर के पास जाती है, फलाने के पास जाती है, हरे के पास जाती है, ऊपर भी जाती है। तो अब एक आदमी जो लोग थे वो मेरे ख़िलाफ़ थे, कोई एक आदमी एक यहाँ पर, तो वो मेरे ख़िलाफ़ भी जा रही। तो अब वो कोर कमांडर के पास जब वो पहुँची तो उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो झूठे इल्ज़ाम थे। वो सबकी रिपोर्ट एक इकट्ठी होकर वहाँ पर जा रही। जो कर्नल क्वार्ट था वो था गिलगित बल्तिस्तान का, वो उसने मुझे बताया मिर्ज़ा साहब आपके ख़िलाफ़ जो है वो इतने, मैंने कहा भाई मेरा इससे क्या ताल्लुक़ यार। तो उसने कहा आगे कोर कमांडर साहब से मिल लें। तो उसने कहा नहीं हमें पता है ये तो झूठ बात है। फिर बुलाया उनको बुलाया, उनको सारे जो इंटेलिजेंस के चीफ थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा ये कॉपी करते हैं जाकर वहाँ पर पुलिस के थाने से, थाने वाले को मैंने क्योंकि ज़ख्मी कर दिया है जी, उसको निकालना चाहता हूँ मैं। बड़ास निकाली नहीं वो उसने मेरे खिलाफ रिपोर्टें बनानी शुरू कर दी हैं। तो आप झूठी बात अब मैंने कहा ये रिपोर्टें थाने वाले ऐसे बनाते, कायदे को गुंडा करार दे दिया था इन स्पेशल रिपोर्ट ब्रांच वालों ने उस ज़माने में। देखिए अब बताइए कायदे को भी अगर ये लिख दें तो कोई पागल ही होगा। बिल्कुल। तो अब आपके ख़िलाफ़ जब ये जो आईबी है आपकी, ये एक तो ये मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा करती है और आपके सारे इनके जो कच्चे चट्टे, क्योंकि ताकत आपके पास है तो ये कुछ नहीं कर सकते बेचारे, लेकिन इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा करेक्ट होती है। जी मिर्ज़ा साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो उससे मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। पंच लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि ये आप अमेरिका के कहने पर आकर मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। मुल्क बेचैनी बहुत बढ़ गई है, एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन है, एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ ज़रदारी है, सब के सब ये लोग मुल्क को जो है के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो आपको जो है तो आपको ये तदब्बुर से काम लेना चाहिए। अमेरिका के कहने पर किसी को नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ के कोई पर जिद नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ फॉर गॉड से पाकिस्तान को बचाओ। बिल्कुल ठीक है जी। जाम कमाल साहब को वैसे तो बड़े शरीफ आदमी लगते हैं, लेकिन अब वो सियासत में कहाँ शरीफ होता है आदमी। सियासत में भाई अपना खेल तो वो खेलेगा, अपनी लड़ाई तो वो लड़ेगा, तो वो लड़ रहा है तो अपने पूरी तो वो नहीं। वो बेचारे संजरानी साहब भी गए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, आखिर उनकी तबीयत ही ख़राब हो गई। नहीं इतनी भागदौड़ उन्होंने की। भागदौड़ की तबीयत इतनी ख़राब नहीं हो जाती है भाई। वो लोग वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, बलोची जो है काफ़ी सख्त हैं। ये क्या तो शरीफ आदमी है बहुत, क्योंकि वो खाने पीने नहीं दे रहा है या खाने पीने में हिस्सा कम दे रहा है। नहीं, अगर इनका भी आप अगर जायज़ा लेना तो इनकी निकम्मापन तो एकदम आया है इनका भी। भाई निकम्मत देखिए, अभी ज़लज़ला देख ले, एक ज़िले में नहीं मेरी बात इमदादी काम पहुंचा। ये काम तो फिर मरकज़ का भी तो है ना यार। देखो आपके पास बेकार के जाम साहब, आपको याद है वो पहली दफ़ा जब कोरोना का टेस्ट वो जो एक केस आया ज़ायरीन के ज़रिए, वहाँ पे एक इंतज़ाम करना था, वो नहीं कर सके। वो ठीक है आपकी बात, इनके निकम्मापन जी। तो फिर ये वज़ीर आज़म कौन सा सही आदमी है जब आपने इतने दिन तक इसको बर्दाश्त किया है। अब तो आप मेहरबानी करें, कम से कम इसने जो अपनी रेपुटेशन दुनिया भर में बनाई है। अब आप अमेरिका का आप देखिए ना, सारी दुनिया यही कहेगी कि अमेरिका कहने पर आपने किया ये काम, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उसके बाद। बहुत सारी बातें पहले ढकी छुपी होती थी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी इक़्तिदार की कशमकश है, ये इतनी बुनियादी किताब है
ये किताब ऐसी किताब है कि जिसमें कहते हैं ये सारी रात पिनाए कि कैसे गद्दारी कशमकश होती है। जी। अब ये सारी बात जो ज़बानी है वो सारी ब्यूरोक्रेसी की ज़बानी है कि अच्छा, कुछ वज़रा की मुलाकात भी हुई अस्करी क़यादत से, और भाई वज़रा क्या, वो तस्वीर है वज़रा उसकी। क्या, अब सारे मेंबर मिल रहे हैं अब। जी। अब वो तो इसको दलील करके निकालेंगे, तो सब जाके मरवा अपना देंगे भाई इसको। भाई कोई भी मसला हो जाए, अब इसको भी अकड़ना नहीं चाहिए ना, इसको भी ये देखना चाहिए कि भाई ये तो फौज के ज़रिए से आया है, जी, एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आया है। अच्छा, सिर्फ आए नहीं, उन्होंने अब तक संभाल के रखा। संभाल के इसको रखा हुआ है। जी। और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इनका जो बड़े भुट्टो साहब है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा है, नर्सरी चूहे की तरह से बैठा था। अभी जब मैं ये जुमला कहूँगा तो इनकी आग लग जाएगी। देखिए मेरा दोस्त भी था, मैं गया निकाल के लाया हूँ उसका हाथ पकड़ के तकरीर करवाई है मैंने। 500 पुलिस वाले थे, 250 हमारे लड़के थे। अयूब खान का खौफ था, वो अयूब खौफ का इतना ज़्यादा था, कोई पहला माशाल्लाह था ना जी। अयूब खौफ का इतना खौफ था कि वो तकरीर करने को तैयार नहीं था। लड़कों के पास सामने मैंने कोटी रेलवे स्टेशन पर मैं हाथ पकड़ के लेके आया हूँ। अब देखिए कहाँ तुम, अब जब कहोगे यानी अल्लाह ताला के मुझ पर कितना करम है। फिर जीएस सिंह की बहुमत से लड़ाऊँ, फिर मैंने MQM से लड़ाऊँ, लेकिन मैंने कोई आपसे सिला नहीं मांगा है। मैं तो खिदमतगार हूँ पाकिस्तान का, मैं इस्लाम का खादिम हूँ। मैं तो अपने और मैं पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे दस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने फ़ौज से भी और अपने चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी और इमरान खान से भी, कि फॉर गॉड से रिजॉल्व इट, मैंने रिजॉल्व और दिल ख़राब मत करो जी। और वो ज़्यादा बड़ा आदमी है आपका ये जो है जनरल कमर बाजवा जो है, मैंने उसका दिल खुला है ज़्यादा जी। क्योंकि देखें आवाम के मसाइल हैं, महंगाई और बेरोजगारी, नहीं तो फिर उनके पास तवज्जो ही नहीं, तो फिर उनके पास अल्टरनेट भी होना चाहिए ना। अब ये तो अगर आप खुद आ जाएंगे तो फिर और मामला ख़राब हो जाएगा इस वक्त आपका। तो फिर वो जो लेके आएंगे वो आप ही को बदनाम करेंगे और आपके खिलाफ महाजराई करेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे। यानी अगर फ़ौज खुद आती है तो सब धोखा करेंगे इनके साथ में। तो अभी हमें तो कोई बात नहीं है क्योंकि बहरहाल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो भी तो कोई सिस्टम नहीं है ना यार। तो ये जो आपका पहला काम ये है कि चौधरियों को, ये मलकों को, ये जो वडेरों को आप हटाएं और आवाम के सही लोगों को लेके आएँ। फिर अगर आपको करनी है तो फिर वो बहुत ताकत के साथ करनी पड़ेगी आपके पास। फिर हमने उसका आसान हल ये बताया है कि आप कुरान मजीद को खोलें, पढ़ें और फैसला ये करें कि हमें अल्लाह के सामने जवाब दें और सही सच्चा और इंसाफ का बोलबाला करेंगे। तो फिर चलो फिर अल्लाह के पर छोड़ दें जो भी फैसला करना है। भाई साहब ये चौधरी और वडेरे इनसे तो जान नहीं छूटनी की है, क्योंकि ये सारी ज़मीनों के मालिक हैं। आपने उनके खिलाफ कोई काम ही नहीं किया। आपने देखिए मुशर्रफ साहब चाहते तो नेहरू ने ख़त्म किया ना किया, तो ये हमारे यहाँ भी हो सकता था, लोगों ने किया ही नहीं। तो उस वक्त भी ताकत रखने के बावजूद ये बात कही कि जब ये उस वक्त सारे जो पाकिस्तान बनाने वाले थे सारे नवाबीन थे बेटा, आप तो नहीं थे ना। तो ठीक है, नवाबीन थे तो नवाबीन की ज़मीन नवाबीन को हम ख़त्म। देखिए जो बड़े नवाबीन थे, जो शरीफ नवाबीन थे, वो तो अपनी ज़मीनें छोड़ कर आए। नहीं, ज़मीनें भी छोड़ के आए और आपको पूरा जहाज भर के सोना भेजा है उस्मान ने जी। जो आपके नवाब भावलपुर नहीं, नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन जी, नवाब ऑफ भावलपुर ने अब्बासी ने दिए जी। आप नवाब ऑफ जूनागढ़ ने दिए, नवाब ऑफ जो जहाँ के ये अपने हैं कदीर खां जी, भोपाल वाले दिए। सारे नवाबों ने आपको दिए। आपने क्या किया? हसन मोहानी की इज्जत नहीं की। राजा साहब महमूदाबाद चले गए, आप कोई इज्जत नहीं हुई यहाँ पर। इस सरजमीन में इज्जत ही नहीं होती है। ये तो अलमिया अब ये है कि अब सनद इस्माइल का इन्होंने थोड़ी चला दिए। भाई एक आदमी अगर हो गया, अल्ताफ़ हुसैन गद्दार हो गया, तो बाकी तो नहीं है ना भाई। अब आपने क्या किया कि आप सनद इस्माइल को यहाँ बैठा दिया, उनकी मदद कर रहे हैं। ये फैज़ मोहम्मद साहब का कमाल है। तो अब ये कमाल मज़ीद 6 महीने तक वो इमरान खान चाहते थे दिखाएं। भाई तो गलत बात कर रहे हैं ना फैज़ साहब भी। अब जो चीफ ने फैसला कर दिया है उसको मान लो, नहीं तो अब खान का क्या फ़ायदा है। एक बात ये, और या कुछ एमिकेबली फैसला कर लो जिसमें लड़ाई ना हो जी। इमरान खान इज़ ए गुड स्पीकर। आपने मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने जनरल अहसान से ये कहा, यार तुमने तो इस आदमी को 7 टोपियाँ इसके सर पर बैठा दी हैं। वज़ीर इत्तलात ये है, वज़ीर आज़म ये है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये है, सदर ये है, हर चीज़ हर वज़ीर आला पंजाब वो है, हर ओहदा उसको दे दिया। कहने बात ये थी कि ये बड़ा अच्छा स्पीकर था, जनरल अहसान चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, और उनकी बनती नहीं थी, उस पर नज़र रखे हुआ था परवेज़ मुशर्रफ, इसलिए मुझसे वो हर महीने मिलते थे, जानबूझ के मिलते थे उसको चढ़ाने के लिए। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि
एक अच्छा स्पीकर की वजह से आपने उसको बर्दाश्त करते रहे परवेज़ मुशर्रफ को, भाई इसको भी बर्दाश्त कर लो, तो चलो ये हम तो कोई लड़ाई नहीं है उससे, हम ये कहते हैं भाई कोई एमिकेबल फैसला करो, लेकिन दरार पड़ चुकी है, देन द गेम हैज़ स्टार्टेड। चलिए देखिए एंड क्या होता है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान को, बाकी सब खैर। इलाही आमीन। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।